सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिशियल। तो ये है कक्षा 10वीं की है सामाजिक विज्ञान की असाइनमेंट जो नवंबर माह की है, जो सीजी बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। तो 5 क्वेश्चन है, पांचों के यहाँ पे एकदम सटीक आंसर है, जिससे आप लिख के आप 20 मार्क्स हासिल कर सकते हो। इसकी गारंटी हम देते हैं यार। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे जितने भी आंसर्स हैं वो हमारे चैनल में आ गए हैं, तो जाके वीडियो में देखिएगा। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, तो उसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, जहाँ पे पूछा गया है आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर है। तो आयकर होता है इनकम टैक्स। तो यहाँ पे बोला गया है व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है जो इनकम टैक्स होता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देने भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर व्यक्ति को आयकर देना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, जिसे आप अपने बड़ी ही अच्छी हैंड राइटिंग से लिखिएगा। और प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया है आपको उत्खनन के से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप तो देख सकते हैं उत्खनन परियोजना के संदर्भ में स्थानीय समाज को प्रारंभ से भी जागरूक किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि जो जानकारी का वितरण है वो अंतिम व्यक्ति तक हो। दूसरा है व्यक्ति कार्य की वैधता अत्यंत आवश्यक हो। और तीसरा है नियम कानून का पालन नहीं किए जाने की दशा में कठोर कार्रवाई करें। और चौथा है स्थानीय लोगों को सोसाइटी बनाकर तथा शिक्षित करके उत्पादन कार्य किया जाना चाहिए। और पांचवा है लाभ का वितरण स्पष्ट होना चाहिए। वही छठवां है स्थानीय सोसाइटी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सातवां है अनुचित साधनों आदतों से बचाव हेतु शिक्षा व्यवस्था करो। आठवां है परियोजना की मांग के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन किया जाए। और नौवां है परियोजना में स्थानीय समुदाय हो, विशेषकर महिलाओं को सहभागी बनाया जाए। इस प्रकार है इसके आंसर हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। तो यहाँ पे हिटलर की जो विदेश नीति है उसे आप देखिएगा। 1933 में शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्व नीति अपनाने का आश्वासन दिया था तथा उसके मुख्य लक्ष्य थे वर्साई संधि में अपमानजनक शर्तों का खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी के तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पूर्व सशक्तिकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों और पनडुब्बियों से लैंस सशक्त सेना का निर्माण किया। और 1935 में हिटलर ने वायुसेना एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी। तो 1935 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मन में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड पर पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवादी शासक मुसालिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। तो यहाँ पे इसके आंसर हैं। अब चौथा है सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं सरकार के जो गरीबी को कम करने के लिए जुड़े हुए हैं, तो इसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। सरकार द्वारा काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई है, वह ग्रामीण इलाकों के प्रयत्न परिवार को साल में 100 दिन तक का कार्य उनके मांग को उपलब्ध कराएगी। आगे है यह कार्य लोगों के उनके इलाकों में ही उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए होने वाला पूंजीगत खर्च तथा मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों जैसे चेक डैम, सड़कें, तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग संग्रह आदि का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार ने इन प्रमुख योजनाओं के द्वारा गरीबी को कम करने का अथक प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे है प्रश्न 5, जहाँ पे पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है। और होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। आ रही तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार एक जगह में औद्योगिक विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औद्योगिक प्रदेशों के अस्थिर होने का प्रमुख निम्न है कारण जो है वो निम्न है, जो है कच्चे माल की कमी होना, उत्पादन लागत का बढ़ना, श्रमिक संगठनों की उचित अनुचित मांगों के
चौथा है बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण, और पांचवा है लाभ में कमी होना। छठवा है खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है, इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन का प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। तो नल से खनिज निकालने के लिए बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिसके नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ ही साथ वन भी समाप्त होते हैं। और यहाँ पे जो सातवां है वहाँ पे आपको बताया गया है कि एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं तो मजदूरों की हड़ताल आदि भी समस्याएं होने लगती है। तो उद्योगियों का हस्तांतरण होने लगता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है, जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं। तो जो आंसर है वो इस प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।